गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। गुड मॉर्निंग बच्चा लोग, कैसे हैं आप सभी? मेरे भाई बताएंगे सभी। गुड मॉर्निंग बच्चा लोग, बच्चा लोग, बच्चा लोग, बच्चा लोग, कैसे हैं आप सभी? बताएंगे मेरे भाई। बेहतरीन, शानदार और जबरदस्त होंगे मेरे भाई। आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है मेरे भाई। और इस क्लास में हम कर रहे होंगे बेटा चैप्टर 4 का वापस से रिवीजन। देखो ये चैप्टर काफी लेंथी था और मैंने तुम्हें ये बताया था कि हम इसको हर क्लास में रिवाइज न करके एक एक दिन संडे जो आएगा उसमें हम रिवाइज करेंगे। मुझे ध्यान है खूब अच्छे तरीके से कि आपका जो थर्ड चैप्टर था उसके एमसीक्यू रह रहे हैं, मतलब एबेसेद वाले क्वेश्चन रह रहे हैं, वो मैं लेके आऊंगा तुम्हारे पास इससे नेक्स्ट संडे जो भी आएगा। कब आएगा? आज होगी 11। ठीक है, 11 नहीं, आज कितनी हो गई? आज तो 13 हो गई शायद, है ना? नहीं हो गई, बताओ। 13 हो गई शायद, पता नहीं कौन सी तारीख है। चलो ठीक है, जो भी है मेरे भाई। ठीक है, अभी आपको क्या ध्यान रखना है कि जब नेक्स्ट संडे आएगा ना भाई, जब नेक्स्ट संडे होगा उसमें हम थर्ड चैप्टर का रिवीजन कर रहे होंगे मेरे भाई। ठीक है ना? उसमें हम एमसीक्यू पढ़ रहे होंगे, उसके थ्रू हम रिवीजन कर रहे होंगे। ठीक है, आज की क्लास में मैं क्या करूंगा, इस चैप्टर को हम देखो पहले रिवीजन कर चुके हैं, एक बार फिर से रिवीजन कर रहे हैं। मैंने तुम्हें बताया था कल कि मैं इसमें जो पहले करवा दिया था उसका मैं थोड़ा सा फास्टली रिवीजन लूंगा और उसके बाद में हम क्या कर रहे होंगे, धीरे धीरे चीजों को समझते जाएंगे। जो चीजें समझ में नहीं आई थी, आपने कमेंट किया ही नहीं, अगर किया है तो बताएंगे, अगर किया है तो बताएंगे भाई किया है कमेंट, है ना? तो चलो, जो जो भी कमेंट होंगे वो देख लूंगा मैं, कोई बात नहीं। देखने का टाइम हमें नहीं मिला थोड़ा सा, तो कोई बात नहीं, लेकिन आंसर सबको मिलेंगे मेरे भाई। ठीक है ना? चलो बताओ, बढ़िया है, चलें स्टार्ट करें आप आज की क्लास मेरे भाई। बताओ आज की क्लास स्टार्ट करें? चलो चलो मेरे भाई, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। मैंने सुना यार मेरी आवाज़ थोड़ी सी पैनी पैनी है, अब चलो मैं भारी कर लेता हूँ। आ जाओ, आ जाओ मेरे भाइयों। देखो हमारा जो चौथा चैप्टर था मेरे भाई वो था कार्बन एवं उसके यौगिक, जिसको बोलते हैं कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। ठीक है मेरे भाई, अगली चीज देखेंगे यहाँ पे। मैंने तुम्हें बताया था कार्बन क्या होता है। कार्बन एक तत्व होता है जिसका परमाणु क्रमांक 6 होता है और इसके कैपिटल सी से प्रदर्शित करते हैं। कार्बन की विशेषताओं मैंने बताया था, कार्बन की ज्यामिति होती है वो समचतुष्फलकीय होती है। कैसी होती है? समचतुष्फलकीय होती है। कार्बन की संयोजकता 4 होती है। कार्बन अपनी चारों संयोजकताओं को पूरी करने के लिए यौगिकों के साथ एक अलाबंध, द्विआबंध तथा त्रिआबंध बनाकर नए यौगिकों का निर्माण करता है। कार्बन में श्रृंखलन का गुण पाया जाता है। कार्बन के 3 प्राकृतिक समस्थानिक होते हैं मेरे भाई, जिनको बोलते हैं 6C12, 6C13 और 6C14 बोलते हैं। इसके बाद में हमने जो पढ़ा था वो पढ़ा था समस्थानिक और संभारिक। समस्थानिक मैंने तुम्हें बताया था, समस्थानिक ऐसे तत्व होते हैं, ऐसे तत्व होते हैं जिनका परमाणु क्रमांक तो समान होता है लेकिन द्रव्यमान संख्या क्या होती है, भिन्न भिन्न होती है। क्या कहलाते हैं मेरे भाई? समस्थानिक कहलाते हैं। संभारिक किसे कहते हैं? वे तत्व जिनका परमाणु द्रव्यमान तो क्या हो, जिनका परमाणु द्रव्यमान तो समान हो लेकिन परमाणु क्रमांक, देखो द्रव्यमान संख्या तो समान हो लेकिन परमाणु क्रमांक क्या हो मेरे भाई? भिन्न हो। वो क्या कहलाते हैं? संभारिक कहलाते हैं मेरे भाई। क्या कहलाते हैं? संभारिक कहलाते हैं। कार्बन में आबंध की बात करें तो सहसंयोजी आयन के बारे में पढ़ लेते हैं भाई। सब जो भी अपने पास आयनिक यौगिक होते हैं उनमें सहसंयोजी आयन होते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे यौगिक होते हैं जिनमें सहसंयोजी क्या पाए जाते हैं भाई, जिनमें आयन ही नहीं पाए जाते। तो उनके लिए जैसे कि कौन कौन से हो गए? हाइड्रोजन हो गया, क्लोरीन हो गया। इनमें क्या होता है, इन सभी अणुओं के प्रत्येक परमाणु में ऐसे रासायनिक आबंध, ये सारे के सारे जो होते हैं ना मेरे भाई, ये सभी ये जो अणु है, जैसे कि हाइड्रोजन हो गया, क्लोरीन हो गया, ये प्रत्येक परमाणु के साथ रासायनिक आबंधों द्वारा जुड़े होते हैं, जिनकी उत्पत्ति आबंधित परमाणुओं के मध्य एक या एक से अधिक संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी के द्वारा पूर्ण होती है, संपन्न होती है। मतलब एक या दो की इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी के द्वारा संपन्न होती है मेरे भाई। ठीक है, चलो आगे देखते हैं मेरे भाई। सहसंयोजी आबंध, दो परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन के एक युग्म या जोड़े की साझेदारी के द्वारा बनने वाला आबंध क्या कहलाता है? सहसंयोजी आबंध कहलाता है। इसमें मतलब दो इलेक्ट्रॉन होंगे, जो दो इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? साझेदारी करेंगे, जिससे यह बनेगा सहसंयोजी आबंध बनेगा। सहसंयोजी आबंधों के गुण हमने पढ़ लिए थे। इसका अंतराणविक बल बहुत कम होता है, इसका गलनांक एवं कथनांक भी कम होता है, और ये विद्युत के क्या होते हैं मेरे भाई? कुछ चालक होते हैं। इसके बाद में हमने जो पढ़ा था वो पढ़ा था हाइड्रोजन का अणु। मैंने तुम्हें बताया था हाइड्रोजन के मतलब जो के कोश होता है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। एसपीडीएफ बोल दो, एसपीडीएफ बोल सकते हो या केएलएमएन कोश बोल सकते हो। यहाँ पे हमें जो बात करनी है मेरे भाई, एसपीडीएफ अलग कोश है जो तुम 11वीं में जाके पढ़ोगे। ठीक है, अभी हम जो 10वीं तक बात करेंगे वो 9वीं को ही उठा के मैं बात कर रहा हूं। मैं एसपीडीएफ भी पढ़ा सकता हूं कि उसमें मतलब कितने कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं। ठीक है मेरे भाई, लेकिन हमको वो ना करके हमें अभी के एलिमेंट कोश से ही समझना है। ठीक है मेरे भाई, देखो हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है, अतः इसके के कोश में 1 इलेक्ट्रॉन है तथा इसके के कोश को भरने के लिए भी 1 इलेक्ट्रॉन की और आवश्यकता होती है। अतः हाइड्रोजन के परमाणु इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करके, हाइड्रोजन के परमाणु क्या करते हैं मेरे भाई? इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करके कितने इलेक्ट्रॉनों की
दो परमाणु होंगे तो दो इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करेंगे, है कि नहीं भाई। अब ऐसे थोड़ी इसने एक की साझेदारी, भाई दोनों ने एक दूसरे के साथ साझेदारी की है ना, तो दो इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी, ठीक है। तो दो परमाणु इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करके हाइड्रोजन का अणु बनाते हैं। जैसे कि यहाँ पे हाइड्रोजन का H और H मिलकर क्या बना रहे थे, H2 बना रहे थे। देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हुई है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से सहसंयोजी आबंध बना था, ठीक है। और यहाँ पे क्या बन गया था, हाइड्रोजन का अणु बन गया था। आगे देखेंगे मेरे भाई, देखो अभी तो मैं फास्ट रिवीजन करवा रहा हूँ, लेकिन बाद की जो चीजें हैं उनको हम धीरे रिवाइज करेंगे, ठीक है मेरे भाई। चलो ये तो मैंने क्या रिवाइज करवा दिया था ना, चलो ये नहीं सोचेंगे अगर किसी ने यही वाली क्लास देख रहे हो फिर बोले ये तो सर क्या करवा दी इतने, ऐसे तो हम ही पढ़ लेंगे मेरे भाई। अभी मैं इसमें थोड़ा सा फास्ट लेके चल रहा हूँ। क्लोरीन के अणु में क्या होगा, क्लोरीन की संयोजकता कितनी होती है मेरे भाई, -1 होती है। अब -1 होती है तो इसको एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करनी पड़ेगी। तो जैसे हाइड्रोजन ने की थी वैसे ही ये क्या करेगा, क्लोरीन भी साझेदारी करेगा मेरे भाई, और ये इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करके क्या बना लेगा, सहसंयोजी आबंध बना लेगा, जिससे क्या बन जाएगा, क्लोरीन का अणु बन जाएगा। आगे देखते हैं मेरे भाई, ऑक्सीजन के अणु की बात करें तो ऑक्सीजन में क्या होगा भाई, ऑक्सीजन की जो संयोजकता होती है वो कितनी होती है, 2 होती है। प्लस की होती है 2, माइनस की होती है, बताओ तुम बोलोगे सर माइनस की 2 होती है। तो ध्यान से समझेंगे, ऑक्सीजन अणु में दो परमाणु आबंध बनाते समय दो दो इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करके अपना स्टक पूर्ण करते हैं तथा द्वि आबंध बनाते हैं। अगर देखो अब इसने दो दो की साझेदारी की तो कुल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 4 हो गए सर। और 4 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से बनने वाला आबंध कितना है सर, 2 है। क्योंकि एक आबंध में 2 इलेक्ट्रॉन तो होंगे ही होंगे मिनिमम, ठीक है मेरे भाई। तो देखो सहसंयोजी आबंध बन जाएगा और इस सहसंयोजी आबंध से क्या बन जाएगा, ऑक्सीजन का अणु बन जाएगा। नाइट्रोजन के अणु की बात करें तो नाइट्रोजन अणु में दो नाइट्रोजन परमाणु के बीच एक त्रि आबंध आ जाता है, क्योंकि नाइट्रोजन परमाणुओं का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 और 5 होता है। तो 2 और 5 हो गया, तब इसे कितने की जरूरत है, 5 को भाई। 5 को 8 बनाने के लिए कितने की जरूरत है सर, 3 की। तो 3 इलेक्ट्रॉनों की क्या करेगा, साझेदारी करेगा, किसके साथ, दूसरे नाइट्रोजन के 3 इलेक्ट्रॉनों के साथ। तो कुल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए सर, 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो 6 इलेक्ट्रॉन जब साझेदारी करेंगे तो कितने बॉन्ड बनेंगे सर, 3 बॉन्ड बनेंगे मेरे भाई। तो देखो मेरे भाई, इन्हें अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। जैसे कि यहाँ पे नाइट्रोजन का परमाणु था, यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हुई है और इस तरीके से सहसंयोजी आबंध बना, और यहाँ पे त्रि आबंध बना है, और इसको क्या बोल रहे हैं, नाइट्रोजन का अणु बोल रहे हैं मेरे भाई। क्या बोल रहे हैं, नाइट्रोजन का अणु बोल रहे हैं। आगे देखेंगे मेरे भाई, मीथेन का अणु मीथेन जो है मेरे भाई, मीथेन जो है वो कार्बन का एक यौगिक है जिसका उपयोग ईंधन के रूप में बहुत अधिक होता है। मीथेन का सूत्र मैंने बताया था तुम्हें, मीथेन के सूत्र को याद करना है, CH4 होता है। इसमें कार्बन की संयोजकता 4 होती है मेरे भाई। कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, 4 होती है। उत्कृष्ट गैस विन्यास की स्थिति प्राप्त करने के लिए, देखो इसको चाहे उत्कृष्ट गैस विन्यास की स्थिति बोल दो, या फिर अपनी संयोजकता कोश को पूरा करने के लिए बोल दो, या फिर बोल सकते हो तुम क्या क्या बोल सकते हो भाई, हाँ उत्कृष्ट गैस विन्यास की स्थिति प्राप्त करने के लिए, या अपना उत्कृष्ट गैस विन्यास की, या स्थायित्व को प्राप्त करने के लिए, या स्थायित्व को प्राप्त करने के लिए। स्थायित्व कब प्राप्त करेगा, स्थायित्व जब प्राप्त करेगा मेरे भाई, जब वो पूरा पूरा अपना अष्टक पूर्ण कर लेगा, ठीक है। तो इसमें क्या लिख सकते हैं, अष्टक पूर्ण करने के लिए, या उत्कृष्ट गैस विन्यास की स्थिति प्राप्त करने के लिए, या स्थायित्व प्राप्त करने के लिए कार्बन इन इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हाइड्रोजन के 4 परमाणुओं के साथ कर लेता है। तो कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन जुड़े, वो इस तरीके से जुड़े मेरे भाई। ये कार्बन था, ये क्रॉस से दिखा रखे हैं वो कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन है, और जो डॉट से दिखा रखे हैं वो हाइड्रोजन के क्या है मेरे भाई, हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन है। तो ये हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन और कार्बन के इलेक्ट्रॉन इनने सबने साझेदारी की और अष्टक पूर्ण किया, ठीक है। इस तरीके से हमारे पास जो बनी वो बनी मीथेन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, और इन जो इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हुई उससे बना हमारे पास सहसंयोजी आबंध, और ये हो गई इसकी संरचना मेरे भाई, ठीक है। अब देखो यहाँ क्या बन गया, ये मीथेन का अणु बन गया मेरे भाई। मीथेन का क्या बन गया, अणु बन गया। आगे देखेंगे मेरे भाई, अपर रूप की बात करते हैं। कार्बन के अपर रूप में मैंने बताया था, अपर रूप किसी तत्व के वे भिन्न रूप होते हैं जिनके रासायनिक गुणधर्म तो समान होते हैं, लेकिन भौतिक गुणधर्म क्या होते हैं मेरे भाई, अलग अलग होते हैं, अपर रूप कहलाते हैं। कार्बन के 3 क्रिस्टलीय अपर रूप होते हैं, हीरा, ग्रेफाइट और फुलेरिन। हीरा, ग्रेफाइट और फुलेरिन, ठीक है। हीरे की बात करें तो हीरे में कार्बन के प्रत्येक परमाणु कार्बन के 4 अन्य परमाणुओं के साथ आबंधित होकर दृढ़ कैसी संरचना बनाता है, दृढ़ त्रिआयामी चतुष्फल की, दृढ़ त्रिआयामी चतुष्फल की संरचना का निर्माण करता है। यह कार्बन का एक अतिशुद्ध रूप है, यह विद्युत का कुचालक होता है। यह कार्बन को अत्यधिक उच्च दाब एवं उच्च ताप पर उपचारित करके संश्लेषित किया जाता है। आगे देखेंगे मेरे भाई, ग्रेफाइट, यह भी कार्बन का एक अपर रूप है जो कि काले धूसर रंग का मुलायम पदार्थ होता है। काले धूसर रंग का कैसा होता है, मुलायम पदार्थ होता है। ग्रेफाइट चिकना, फिसलनशील तथा चमकदार होता है मेरे भाई। कैसा होता है, ग्रेफाइट चिकना, फिसलनशील तथा चमकदार होता है। ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। ग्रेफाइट में कार्बन के प्रत्येक परमाणु का आबंधन कार्बन के 3 अन्य परमाणुओं के साथ एक ही तल पर होता है, जिससे हमें षटकोणीय व्यू मिलता है मेरे भाई, ठीक है। इसमें जो एक आबंध होता है वो द्विआबंधी होता है, मतलब जो एक आबंध बनेगा इनमें वो कैसा होगा, द्विआबंधी होगा, मतलब डबल बॉन्ड वाला होगा। आगे देखते हैं फुलरिन की संरचना की बात करें तो मेरे भाई फुलरिन की संरचना एक फुटबॉल की तरह होती है मेरे भाई। कैसी होती है, फुटबॉल की तरह होती है, और यह गोल गुंबद के समान होती है। कैसी होती है, गोल गुंबद के समान होती है।
अमेरिका के प्रसिद्ध वास्तुकार बकमिंस्टर फुलरीन के नाम पर इसका नाम कितना क्या पड़ा मेरे भाई, फुलरीन पड़ा है मेरे भाई, क्या पड़ा है, फुलरीन पड़ा है। आगे देखते हैं, C60 सर्वाधिक स्थायी फुलरीन है जिसे बकमिंस्टर फुलरीन भी कहते हैं मेरे भाई। C60 क्या है, सर्वाधिक स्थायी फुलरीन है जिसे बकमिंस्टर फुलरीन भी कहते हैं। यह कार्बन का क्या है मेरे भाई, अपर रूप है, कार्बन का क्या है, अपर रूप है। आगे बढ़ते हैं मेरे भाई, ये तीनों संरचनाएं मैंने बताई थी, तुम्हें इन्हें प्रैक्टिस करना है, कैसे करना है, बना बना के करना है। मैंने बना बना कर भी दिखाई थी कि किस तरीके से बनाते हैं। अगर नहीं समझ में आता तो मेरे भाई दोबारा वीडियो को देखेंगे, ठीक है मेरे भाई। चलो आगे देखेंगे मेरे, संतृप्त यौगिकों की बात करते हैं तो मैंने बताया था संतृप्त वो यौगिक वो होते हैं जो अपने अष्टक को पूरा करने के लिए, ठीक है, या मतलब जो क्या करते हैं, अष्टक को पूरा करने के लिए एक आबंध से जुड़े होते हैं। तो देखो कार्बन परमाणुओं के बीच केवल एक आबंध से जुड़े कार्बन के यौगिक क्या कहलाते हैं, संतृप्त यौगिक। मतलब कि सीधी बात यह है, अगर सिंगल बॉन्ड है मेरे भाई, अगर सिंगल बॉन्ड है तो वो संतृप्त कहलाएगा, अगर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड है तो वो क्या कहलाएगा, मतलब अनसैचुरेटेड का मतलब असंतृप्त कहलाएगा मेरे भाई, ठीक है। क्या कहलाएगा, क्या कहलाएगा मेरे भाई, असंतृप्त कहलाएगा। हाइड्रोकार्बन की बात करें तो कार्बन तथा हाइड्रोजन से बने यौगिक क्या कहलाते हैं, हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। एग्जांपल के लिए तुम देखोगे ये CH4 मेथेन हो गया, C2H4 क्या हो गया बताओ, C2H4 क्या हो जाएगा, बताएंगे मेरे भाई क्या हो जाएगा, इसको क्या बोलेंगे, मेथ एथ, एथ के लिए क्या, एथ के बाद में क्या लग जाएगा, CnH2n है, ये देखो CnH2n, तो एथीन, एथीन हो जाएगा मेरे भाई, क्या हो जाएगा, एथीन। C2H6 में क्या हो जाएगा, C2H6 में क्या हो जाएगा, एथेन हो जाएगा आदि, ठीक है। आईयूपीएसी पद्धति का पूरा नाम इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, अंतरराष्ट्रीय विशुद्ध और अनुप्रयुक्त रसायन संघ है। इस पद्धति के अनुसार सभी कार्बनिक यौगिकों का नामकरण, इस पद्धति के अनुसार सभी कार्बनिक यौगिकों का नामकरण किया जा सकता है। इस पद्धति के अनुसार कुछ सरल कार्बनिक यौगिक जैसे एल्केन, एल्किन व एल्काइन का नामकरण निम्न प्रकार किया जाता है। हाइड्रोकार्बन के नामकरण में कार्बनिक यौगिक के अणु में उपस्थित कार्बन परमाणुओं की संख्या के आधार पर पूर्व लग्न लिखा जाता है मेरे भाई। किसके ऊपर, कार्बनिक यौगिकों की, मतलब जो अणु में कार्बनों की जो संख्या होगी ना मेरे भाई, कार्बन की जो संख्या होगी, जैसे कि समझो हाइड्रोकार्बन है, जैसे अपने पास एक संरचना बना ली, जैसे यही मान लो CH4 है, ठीक है। हाइड्रोकार्बन में नामकरण, हाइड्रोकार्बन के नामकरण में कार्बनिक यौगिकों के अणु में उपस्थित कार्बन परमाणुओं की संख्या, यहां पे कितनी कार्बन परमाणुओं की संख्या सर, एक है, तो उसके आधार पर तो क्या लगता है, पूर्व लग्न लगता है। पूर्व लग्न का मतलब क्या होगा मेरे भाई, पूर्व लग्न का मतलब है जो पहले जुड़ता है, पहले लगता है, तो क्या लगता है सर, जैसे मेथ लग गया, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ओक्ट, नॉन, डेक, इस तरीके से मैंने तुम्हें बताया था। उसके बाद में देखेंगे दूसरी चीज क्या, ये तो अनुलग्न मतलब पूर्व लग्न की बात हो गई, अब अनुलग्न की बात करते हैं। तो अनुलग्न में क्या होगा, इसमें हम बॉन्ड का प्रकार देखेंगे, बॉन्ड का मतलब आबंध का प्रकार, अगर सिंगल बॉन्ड है तो क्या लिखेंगे, डबल बॉन्ड है तो क्या लिखेंगे, और ट्रिपल बॉन्ड है तो क्या लिखेंगे, मतलब एकल आबंध है तो क्या लिखेंगे, द्विआबंध है तो क्या लिखेंगे, और त्रिआबंध है तो क्या लिखेंगे मेरे भाई। यहां पे देखेंगे अणु में उपस्थित बंध के प्रकार के आधार पर उसका अनुलग्न लिखा जाता है, जैसे कि एकल आबंध के लिए एन, द्विआबंध के लिए ईन और त्रिआबंध के लिए आइन, ठीक है। पूर्व लग्न व अनुलग्न, पूर्व लग्न व अनुलग्न को जोड़कर क्या किया जाता है, हाइड्रोकार्बन का नाम पूरा लिखा जाता है, पूरा नाम लिखा जाता है। पूर्व लग्न जो आगे जुड़ते हैं जैसे मेथ, एथ, प्रो, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्टोन, नेक, ठीक है। अनुलग्न जो पीछे जुड़ते हैं जैसे एन, इन, आइन, ठीक है। आगे देखेंगे मेरे भाई, आगे देखेंगे मेरे भाई, ये मैंने तुम्हें बताया था पूर्व लग्नों का निर्धारण कैसे करेंगे। पूर्व लग्नों का निर्धारण भाई हम कार्बनों की संख्या के आधार पर करते हैं। सर ठीक है, कार्बनों की संख्या के आधार पर तो करते हैं, लेकिन कितने कार्बन हो तब क्या लिखेंगे, मतलब और ज्यादा कार्बन कम ज्यादा हो तो क्या लिखेंगे मेरे भाई। कार्बन की जब संख्या 1 होगी तो मेथ कहलाएगी, 2 पे एथ, 3 पे प्रोप, 4 पे ब्यूट, 5 पे पेंट, 6 पे हेक्स, 7 पे हेप्ट, 8 पे ओक्ट, 9 पे नॉन और 10 पे डेक कहलाएगी, ठीक है मेरे भाई। आगे बढ़ेंगे और इसके बाद में मैंने चर्चा की थी तुमसे अनुलग्नों का निर्धारण। अनुलग्नों का निर्धारण में मैंने तुम्हें बताया था, अगर सिंगल बॉन्ड है तो एन लगेगा, डबल बॉन्ड है तो इन लगेगा, ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन लगेगा मेरे भाई, ठीक है। आगे देखेंगे मेरे भाई, आगे देखेंगे। फिर मैंने बात की थी तुमसे एल्केन श्रेणी की, ठीक है। यहां पे मैंने तीनों सूत्र लिखवाए थे और मैंने बोला था ये इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, ये याद होने चाहिए। एल्केन श्रेणी के लिए CnH2n प्लस का 2 था, एल्किन श्रेणी के लिए CnH2n था, और एल्काइन श्रेणी के लिए CnH2n माइनस का 2 था। मतलब ये बीच वाली याद रखनी थी तुम्हें, एल्किन वाली CnH2n वाली, ठीक है, और इसके ऊपर प्लस का 2 और नीचे माइनस का 2। यहाँ पे n बराबर 0 कभी भी नहीं हो सकता मेरे भाई। यहाँ पर n क्या है, कार्बन की संख्या है, ठीक है। आगे देखेंगे, एल्काइन श्रेणी में मीथेन को नहीं लिखा जाता, अर्थात मीथाइन का निर्माण नहीं होता। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो कार्बन हाइड्रोजन की जो संख्या हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी, जिसके कारण यह यौगिक नहीं बन पाएगा।
एल्केन श्रेणी का नामकरण की बात करें तो एल्केन श्रेणी के नामकरण में क्या देखो क्या लिखा हुआ है, इस श्रेणी के यौगिकों का सामान्य सूत्र CnH2n+ का 2 होता है तथा इन्हें संतृप्त यौगिक या पैराफिन्स भी कहते हैं मेरे भाई, ठीक है। क्योंकि इनमें सिंगल बॉन्ड होता है इसलिए इनको संतृप्त यौगिक भी बोलते हैं और इंग्लिश में इनको पैराफिन्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं मेरे भाई? पैराफिन्स भी बोलते हैं। इन्हीं का दूसरा नाम है, एल्केन का ही दूसरा नाम क्या है? पैराफिन्स है मेरे भाई। नामकरण के नियम में हम पहला देखते हैं, सर्वाधिक लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन किया जाता है तथा मुख्य श्रृंखला के बाहर बचे हुए प्रतिस्थापी को, मतलब बचा हुआ जो समूह होता है उसको हम क्या कहते हैं? प्रतिस्थापी कहते हैं, ठीक है। यदि 2 या 2 से अधिक समान लंबाई की श्रृंखलाएं हों तो अधिक प्रतिस्थापी वाली श्रृंखला का क्या करेंगे? चयन करेंगे, ठीक है मेरे भाई। नामकरण करते समय प्रतिस्थापियों का नाम सबसे पहले लिखा जाता है। नामकरण करते समय जो प्रतिस्थापी होते हैं उनका नाम क्या लिखा जाता है? सबसे पहले लिखा जाता है, ठीक है। एवं उनके पूर्व लग्नों का उपयोग करते हुए अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में लिखते हैं। उनके पूर्व लग्नों का प्रयोग करते हुए, पूर्व लग्नों का मतलब जैसे क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, इस तरीके से है। तो मैंने तुम्हें बताया था अल्फाबेट ABCD के हिसाब से लिखेंगे, जैसे पहले ब्रोमो को लिखेंगे फिर क्लोरो को लिखेंगे, ठीक है मेरे भाई। आगे देखते हैं, प्रतिस्थापियों का अंकन करते हैं मेरे भाई। प्रतिस्थापियों को कम अंक दिए जाते हैं, प्रतिस्थापी जिधर से लेंगे उधर तो उसको कम अंक मिलना चाहिए। यदि 2 प्रतिस्थापियों को समान अंक मिल रहे हों तो अंग्रेजी वर्णमाला में पहले आने वाले प्रतिस्थापी को कम अंक दिया जाता है। अगर मान लो इधर से भी दूसरा मिल रहा है, इधर से भी दूसरा मिल रहा है, दोनों ही जगह प्रतिस्थापी है, तो सर हम क्या करेंगे? हम अल्फाबेट के हिसाब से देखेंगे। अगर बी, जैसे मान लो इधर को ब्रोमीन लिखा हुआ है, इधर को आयोडो लिखा हुआ है, तो पहले बी आएगा या आई आएगा? तुम बोलोगे सर पहले बी आएगा। तो हम जो काउंटिंग करेंगे वो हम बी वाले से करेंगे, मतलब प्रतिस्थापी को कम अंक तो मिल ही रहा है, लेकिन उसके साथ साथ अगर इधर से भी देखें तो इधर को भी कम अंक मिल रहा है। लेकिन अब जब दोनों ही स्थितियां ऐसी, जब दोनों ही जगह ऐसी स्थिति आ चुकी है कि दोनों ही जगह बराबर मिल रहा है, तो जब बराबर मिल रहा है तो हम क्या करेंगे? अल्फाबेट के हिसाब से देखेंगे, ABCD के हिसाब से देखेंगे मेरे भाई, ठीक है। आगे देखते हैं मेरे भाई, आगे देखेंगे, नामकरण करते समय अंकों के मध्य कोमा तथा अंक व नाम के मध्य में हाइफन का प्रयोग किया जाता है। पता है ना मेरे भाई? अंकों के मध्य जैसे 1,3 क्लोरो इस तरीके से लिखा गया, जैसे मान लो, तो वहां पे कोमा लगता है। तथा अंक व नाम के बीच जैसे 1,3 क्लोरो, तो 1,3 के बाद में क्या लगेगा? हाइफन, फिर लिखेंगे क्लोरो। क्या लिखेंगे? क्लोरो। आगे बात समझ में। चलो आगे देखते हैं, यदि 1 से अधिक समान प्रतिस्थापी हों तो उनकी संख्या दर्शाने के लिए नीचे दी गई सारणी के अनुसार लिखते हैं। क्या क्या लिखते हैं मेरे भाई? जैसे मान लो 2 क्लोरो है तो 2 क्लोरो के लिए क्या लिखेंगे? डाई क्लोरो, ठीक है। तो देखो, 1 के लिए मोनो लिखते हैं, 2 के लिए डाई, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए टेट्रा, 5 के लिए पेंटा, 6 के लिए हेक्सा, 7 के लिए हेप्टा, 8 के लिए ऑक्टा, 9 के लिए नोना और 10 के लिए डेका, ठीक है मेरे भाई। क्या लिखते हैं? डेका लिखते हैं। यहां तक की बात कर ली थी हमने, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आगे हमने क्या किया था? ठीक है मेरे भाई, देखो इसमें क्या था मेरे भाई, इस तरीके से मैंने नामकरण तुम्हें करके दिखाया था। नामकरण कैसे करके दिखाया था? जैसे देखो यहाँ पे भाई हमारे पास ब्रोमीन था, एक ये रहा। पहले हमने सबसे पहले हमने क्या किया? सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन किया था। इस तरीके से सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन कर लिया। फिर हमने क्या किया? फिर हमने देखा कि प्रतिस्थापी को कम अंक मिलना चाहिए। सर इधर से भी प्रतिस्थापी को कम अंक मिल रहा था, इधर से भी प्रतिस्थापी को कम अंक, भाई इधर से आ रहे थे तब भी प्रतिस्थापी को दूसरे नंबर पे मिल रहा था, इधर से आ रहे थे तब भी प्रतिस्थापी को दूसरा मिल रहा था नंबर, ठीक है। तो हमने देखा कि भाई हम क्या करेंगे? हम उधर से नंबरिंग करेंगे जिधर से ABCD के हिसाब से कम अंक मिल रहे हो। तो देखो भाई इधर भी क्या है अपने पास? C है, तो पहले इधर B है, इधर भी Cl है, इधर भी Cl है, इधर Br है, इधर I है। तो हम क्या करेंगे? पहले उधर से लेंगे जहां से इसको कम अंक मिल रहे हो। क्यों? क्योंकि B पहले आता है। तो हमने काउंटिंग करी इधर से 1 2 3 4 5 इस तरीके से की मेरे भाई। तो देखो अब यहां पे हमने देखा कि कौन से कार्बन पर ब्रोमीन जुड़ा हुआ है। तो हमने देखा सर एक तो 2 पे जुड़ा हुआ है, एक 3 पे जुड़ा हुआ है। तो हमने लिखा 2 3। अब 2 है तो 2 के लिए क्या लिखते हैं? डाई। तो डाई लिखा, फिर हमने क्या लिखा? ब्रोमो। ब्रोमो लगा हुआ है, फिर हाइफन लगाया। देखो नाम और अंक के बीच में हाइफन लगाया है। तो हाइफन लगाने के बाद में फिर हमने देखा 2 पे और किस पे है? ये 4 पे। तो 2 और 4 क्या है? डाई क्लोरो। क्या है मेरे भाई? डाई क्लोरो। क्या है मेरे भाई? डाई क्लोरो। अब आगे देखो 2 थे इसलिए डाई लगाया। अब देखो यहाँ पे 1 3 और 4 पे क्या है? 1 पे तो क्या है? आई, 4 पे क्या है? आई, और 3 पे भी क्या है? चाई, मतलब क्या है? आई। तो देखो मेरे भाई 1 3 4 इसको बोलेंगे, 3 है तो इसको बोलेंगे ट्राई। क्या बोलेंगे? ट्राई, ठीक है। क्या है? आयोडो है तो इसलिए आयोडो। और यहाँ पे इसको मतलब अगर इसमें कार्बन की संख्या देखेंगे तो 5 है, इसलिए क्या लग जाएगा? पेंटेन लग जाएगा मेरे भाई। क्या लग जाएगा? पेंटेन लग जाएगा। बताओ कोई दिक्कत है इसमें किसी को? तो तुम बोलोगे नहीं सर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर है तो मेरे भाई आप मुझे बताओगे, ठीक है।
आगे देखते हैं ये कुछ क्या होते हैं, महत्वपूर्ण प्रतिस्थापी होते हैं, जैसे कि CH3 हो गए जिसको मेथिल बोलते हैं, C2H5 जिसको एथिल बोलते हैं, C3H7 जिसको प्रोपिल बोलते हैं। मैंने तुम्हें बताया था इसमें क्या होगा, जो तुम्हारे पास एल्केन श्रेणी है ना उसमें से एक हाइड्रोजन कम हो जाएगा, ठीक है। तो देखो मेथिल हो गया तो CH4 को तो मेथेन बोलते हैं, CH4 को तो मेथेन बोलते हैं, लेकिन अगर CH3 कर दूं तो मेथिल हो जाएगा, ठीक है। C2H5 कर दूंगा तो एथिल प्रोपिल। अब देखो ये आइसोप्रोपिल, आइसोप्रोपिल का मतलब इसकी संरचना अलग है मेरे भाई, क्या है, संरचना अलग है, लेकिन सूत्र क्या है, समान है, ठीक है। ब्यूटिल में भी वही चीज है, ठीक है, ब्यूटेन की जगह -1H हो जाएगा, ठीक है ना। देखो आगे देखेंगे क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, फ्लोरो, नाइट्रो, ये सारी चीजें मैंने तुम्हें बता दी थी। और अब आगे बढ़ेंगे मेरे भाई यहाँ पे कार्बन और हाइड्रोजन के संतृप्त यौगिक एवं उनके सूत्र व उनकी संरचनाएं, ठीक है। तो देखो मैंने तुम्हें संरचना बताई थी, मेथेन मतलब एल्केन श्रेणी वाली, ठीक है मेरे भाई। इन एल्केन श्रेणी वाली में क्या देखेंगे, एल्केन श्रेणी वाली में तुम देखोगे कि यहाँ पे हाइड्रो मतलब CH4 मतलब CnH2n वाला सूत्र फॉलो हो रहा है, ठीक है। तुमने ये सारी बना ली होंगी जैसे मुझे उम्मीद थी। के बाद में जो आ रहा था अपने पास एल्किन श्रेणी आ रही थी, मैं एल्किन श्रेणी आ रही थी, क्या आ रही थी, एल्किन श्रेणी, वो मिट गई थी, उसके बाद में लिखी नहीं गई है भाई, है ना। चलो कोई बात नहीं, तुमने लिख तो रखा ही है। चलो एल्किन श्रेणी को मैं इसी में से समझाने का प्रयास करता हूं, ठीक है। एल्किन में लिखेंगे एल्कीन श्रेणी का, देखो ये एल्काइन है वो एल्कीन है, मैं दोनों की तुलना करके बता रहा हूं, एल्कीन में क्या होगा एल्काइन में क्या होगा। तो देखो एल्किन वाले की बात कर, देखो यहां से समझते हैं, पहले एल्काइन को समझते हैं, फिर इसके बाद में मैं तुरंत तुलना कर दूंगा इसकी, ठीक है, तो अच्छे से समझ में आएगा। एल्काइन श्रेणी का सामान्य सूत्र CnH2n-2 होता है, जहां n बराबर में 1 नहीं होता। ऐसी ही बात है किसमें, एल्किन श्रेणी में, तो एल्किन श्रेणी का सामान्य सूत्र CnH2n होता है, ओनली क्या होता है, CnH2n होता है, वहां पर भी n बराबर 1 नहीं होता। इन्हें असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं, तो उन्हें भी क्या कहते हैं, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं, क्योंकि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड होता है मेरे भाई, तो हम उनको असंतृप्त हाइड्रोकार्बन ही कहते हैं। आगे देखेंगे इनमें कार्बन कार्बन के मध्य त्रिआबंध पाया जाता है, एल्काइन में क्या पाया जाता है, त्रिआबंध, तो एल्कीन में क्या पाया जाएगा, द्विआबंध। इस श्रेणी में लघुत्तम सबसे छोटा यौगिक 2 कार्बन का होता है, तो उसमें भी क्या होता है, लघुत्तम जो यौगिक होता है वो कितने कार्बन का होता है, तुम बोलोगे सर 2 कार्बन का होता है। इस श्रेणी का अनुलग्न आयन होता है, तो उसका कितना क्या होता है, उसका अनुलग्न ईन होता है, क्या होता है, ईन। आगे देखेंगे नामकरण के नियम में त्रिआबंध युक्त कार्बन की सबसे लंबी श्रृंखला का चयन करते हैं, वहां पे क्या होगा, द्विआबंध युक्त कार्बन की सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करेंगे। कार्बन श्रृंखला का अंकन उस तरफ से करते हैं जिस तरफ से त्रिआबंध को कम से कम अंक मिले, तो वहां पे क्या होगा, कार्बन श्रृंखला को उधर से अंकन, कार्बन श्रृंखला का अंकन उस तरफ से करेंगे जिस तरफ से द्विआबंध को कम से कम अंक मिल रहे हो, ठीक है मेरे भाई। अब देखेंगे आगे नोट, शेष नियम एल्केन श्रेणी के समान होंगे, एल्केन श्रेणी अभी पढ़ी थी अपन ने, उसी के समान थे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो n बराबर 2 के लिए देखो क्या है कि यहाँ पे जब n बराबर 2 के लिए करा है तुमने, तो इस तरीके से ये क्या बना है, तुम्हारे पास एथाइन बना है मेरे भाई, क्या बना है, एथाइन बना है, ठीक है। ब्लर हो रहा था भाई, मुझे ऐसा लगा, चलो कोई बात नहीं, आगे देखते हैं। देखो मेरे भाई कार्बन परमाणु की कंकाल संरचना, यह कार्बन परमाणुओं या कार्बन के अणुओं के बीच आबंधों की व्यवस्था का क्या है, ग्राफिक्स प्रतिनिधित्व करता है, मतलब एक ग्राफ की तरह समझाता है मेरे भाई, ठीक है। चलो सीधी कार्बन श्रृंखला में क्या है मेरे भाई, सीधी कार्बन श्रृंखला, इसमें कार्बन परमाणु एक सीधी श्रृंखला में जुड़े होते हैं भाई। सीधी कार्बन श्रृंखला का मतलब क्या है, सीधी कार्बन श्रृंखला का मतलब क्या है कि एक सीधी लाइन में जुड़े हुए होते हैं, ठीक है। दूसरी आती है हमारे पास शाखित, शाखित का मतलब है भाई इसमें पेड़ की तरह क्या होते हैं, टके हुए होते हैं, पेड़ की तरह अटैच होते हैं, ठीक है, ठीक है मेरे भाई। चलो आगे देखते हैं मेरे भाई। देखो आगे क्या देखेंगे अपन, आगे देखेंगे मेरे भाई, शाखित के बाद में समझ गए, शाखित का मतलब पेड़ की तरह शाखाएं निकली हुई है, ठीक है। फिर वलित कार्बन श्रृंखला, इस कार्बन श्रृंखला में कार्बन परमाणु वलय घेरे के रूप में जुड़े होते हैं मेरे भाई, किसके रूप में जुड़े हुए होते हैं, घेरे के रूप में जुड़े हुए होते हैं, इस तरीके से, ठीक है, वलय के रूप में, वलय का मतलब है रिंग के रूप में, ठीक है मेरे भाई। आगे देखते हैं यहाँ देखेंगे भाई साइक्लोहेक्सेन, ये 2 संरचनाएं अलग थी जो मैंने तुम्हें बताई थी, यहाँ पे C6H12 और यहाँ पे C6H6 है। साइक्लोहेक्सेन जो बोलेंगे वो मेरे भाई C6H12 को बोलेंगे, जबकि बेंजीन जो होगा वो C6H6 होगा। C6H12 को क्या बोलेंगे, इस तरीके से संरचना होगी जिसमें एकल आबंध द्वारा ही जुड़े हुए होंगे। लेकिन जब बेंजीन की बात करेंगे तो यहाँ पे C6H6 में मेरे भाई यहाँ पे जो कार्बन है वो कार्बन के मध्य में द्विआबंध होगा, और कैसे होगा,
अल्टरनेट नंबर पे। अल्टरनेट का मतलब है एक छोड़ के एक पे, जैसे यहाँ पे डबल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड। ठीक है, इस तरीके से एक को छोड़कर एक, एक को छोड़कर एक पे डबल बॉन्ड लगेगा। ठीक है मेरे भाई, और कार्बन मतलब एक हाइड्रोजन इनसे जुड़ा हुआ होगा। आगे बात करते हैं मेरे भाई संतृप्त एवं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन यौगिकों के बीच अंतर। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं मेरे भाई? संतृप्त हाइड्रोकार्बन वे कार्बन होते हैं जिनमें कार्बन परमाणु की चारों संयोजकता एकल आबंध द्वारा संतुष्ट होती है। इसमें क्या होती है? एकल आबंध द्वारा संतुष्ट होती है। इसमें द्विआबंध या त्रिआबंध द्वारा संतुष्ट होती है। ठीक है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में ये बहुत कम क्रियाशील होते हैं, ये बहुत अधिक क्रियाशील होते हैं। इनका सामान्य सूत्र क्या होता है? CnH2n+2 होता है, जहां पे n बराबर में 1 2 3 होता है। ठीक है, 1 2 3 और आगे तक चलता रहता है। लेकिन इनका सामान्य सूत्र CnH2n किसके लिए? द्विआबंध के लिए, और त्रिआबंध के लिए CnH2n-2 होता है, जहां पे n बराबर 2 3 4 हो सकता है। 2 3 2 से आगे होंगे, n बराबर 0 और n बराबर 1 नहीं होता। ठीक है मेरे भाई, आगे देखेंगे समावयवता। समावयवता की बात करें मेरे भाई तो वे यौगिक जिनका अणुसूत्र समान, जिनका अणुसूत्र तो समान होता है, जिनका अणुसूत्र क्या होता है मेरे भाई? समान होता है, परंतु इनमें उपस्थित समूह की व्यवस्था, परंतु इनमें उपस्थित समूह की व्यवस्था भिन्न भिन्न होती है, जिससे इनके अणु भी भिन्न भिन्न होते हैं मेरे भाई। क्या होते हैं? इनके अणु भी भिन्न भिन्न होते हैं। अणुसूत्र समान होता है मेरे भाई, अणुसूत्र समान होता है, हाँ हाँ अणुसूत्र समान होता है, लेकिन समूह की जो व्यवस्था है ना वो अलग अलग होती है। ठीक है, जिससे इनके अणु भी भिन्न भिन्न होते हैं। ये एक दूसरे के समावयवी कहलाते हैं तथा इनके इस गुण को समावयवता कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे भाई? इनके इस गुण को समावयवता कहते हैं। संरचना समावयवता की बात करें तो वे यौगिक जिनके अणुसूत्र समान होते हैं मेरे भाई, वे यौगिक जिनके अणुसूत्र समान होते हैं लेकिन संरचना सूत्र भिन्न भिन्न होते हैं। ठीक है, ये एक दूसरे के संरचना समावयव कहलाते हैं तथा इनका यह गुण संरचना समावयवता कहलाता है। भाई इसी को लिखा है, ओनली बस इसमें संरचना शब्द को ऐड किया है मेरे भाई। ठीक है, विषम परमाणु की बात करें तो ध्यान से समझेंगे विषम परमाणु को। हाइड्रोकार्बन श्रृंखला में हैलोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर आदि तत्व एक या एक से अधिक हाइड्रोजन को इस प्रकार प्रतिस्थापित करते हैं कि कार्बन की संयोजकता तो संतुष्ट रहती है। ऐसे यौगिकों में हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करने वाले परमाणु या तत्व को ऐसे यौगिकों में हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करने वाले परमाणु या तत्व को क्या कहते हैं? विषम परमाणु कहते हैं। जैसे कि कैसे मेरे भाई बताओ? जैसे समझो, जैसे समझने का प्रयास करेंगे, देखा होगा तो बताता हूं। देखो जैसे यहीं पे समझ लो, यहाँ पे समझो, जैसे भाई वैसे यहाँ पे एल्डिहाइड है। ठीक है, जैसे मैं इसमें समझाने का प्रयास, ऐसे समझ लो यार। लो देखो, जैसे मान लो यहाँ पे ये कार्बन था, ठीक है, और यहाँ पे इसकी संयोजकता कितनी थी सर? सर यहाँ पे संयोजकता तो इसकी सर 4 थी, 4 थी इसकी संयोजकता। लेकिन यहाँ से क्या करेगा? इस हाइड्रोजन को ऐसे प्रतिस्थापित करेगा और यहाँ पे मान लो क्लोरीन जुड़ गया, आयोडीन जुड़ गया, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा विषम परमाणु। जिसने हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित किया उसको बोलेंगे विषम परमाणु। ठीक है मेरे भाई, चलो आगे देखेंगे मेरे भाई। आगे आता है हमारे पास क्रियात्मक समूह। क्या आता है? क्रियात्मक समूह आता है। क्रियात्मक समूह या प्रक्रियात्मक समूह बोलते हैं, तो इसको क्या बोलेंगे मेरे भाई? समझने का प्रयास करेंगे। ऐसे समूह या परमाणुओं का समूह, ऐसे समूह या परमाणुओं का समूह, या तो एक परमाणु हो सकता है सिंगल, या परमाणुओं का समूह हो सकता है। ऐसे समूह अथवा ऐसे यौगिक जो मुख्यतः क्रियाशील होते हैं। क्या होते हैं मेरे भाई? ये क्रियाशील होते हैं तथा जो यौगिकों के रासायनिक गुणों का निर्धारण करते हैं, जो यौगिकों के क्या करते हैं? रासायनिक गुणों का निर्धारण करते हैं, उन्हें प्रक्रियात्मक या क्रियात्मक समूह कहते हैं। उन्हें प्रक्रियात्मक या क्रियात्मक समूह कहते हैं। ऐसे परमाणु या परमाणुओं का समूह अथवा ऐसे यौगिक जो मुख्यतः क्रियाशील होते हैं तथा जो यौगिकों के रासायनिक गुणों का निर्धारण करते हैं मेरे भाई। प्रक्रियात्मक समूह क्या करेंगे? रासायनिक गुणों का निर्धारण करेंगे। ठीक है, और क्या होते हैं? ये क्रियाशील होते हैं। इन्हें प्रक्रियात्मक या क्रियात्मक समूह कहते हैं, जो कि मैंने लिखवाए हुए हैं। कौन कौन से ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे। एल्कोहल है, जिसको हम OH से दर्शाते हैं। ठीक है, OH का मतलब हाइड्रोक्साइड। यदि किसी श्रृंखला में हाइड्रोक्साइड जुड़ जाता है, तो वो कौन सी श्रेणी हो जाती है? एल्कोहल श्रेणी। एल्डिहाइड में क्या जुड़ जाता है? हाइड्रोजन, कार्बन और ऑक्सीजन, मतलब CHO। कीटोन में जो कार्बन होता है वो डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ होता है, जबकि इसमें क्या होता है कि जो कार्बन होता है वो डबल बॉन्ड के साथ तो ऑक्सीजन से तथा सिंगल बॉन्ड के साथ हाइड्रोक्साइड आयन से जुड़ा होता है, जिसको हम कार्बोक्सिलिक अम्ल बोलते हैं। X यहाँ पे हैलोजन है मेरे भाई, जहाँ पे X का मान क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, फ्लोरो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, चलो एक चीज समझेंगे। यहाँ पे देखो, याद करने के लिए मैंने सही तरीके से लिखवाया था कि भाई OH था, फिर C जोड़ा, यहाँ पे हमने सबको हटाया, C के साथ डबल बॉन्ड जोड़ा, नीचे लेके गए और C के साथ डबल बॉन्ड तो यूं क्यों था? इसमें OH जोड़ा है। ठीक है मेरे भाई, कोई दिक्कत होगी ही नहीं। यहाँ पे आगे बढ़ते हैं मेरे भाई। देखो एल्कोहल समूह की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? एल्कोहल समूह की बात करते हैं मेरे भाई। इसकी बात करते हैं मेरे भाई, एल्कोहल समूह की बात करते हैं।
एल्कोहल एक अन्य क्रियात्मक समूह है, ध्यान से समझते जाएंगे अब। एल्कोहल एक अन्य क्रियात्मक समूह है जो हाइड्रोकार्बन की श्रृंखलाओं से जुड़कर अणुओं का समूह बनाता है मेरे भाई। क्या बनाता है? हाइड्रोकार्बन की श्रृंखलाओं से जुड़कर अणुओं का समूह बनाता है। इसमें हाइड्रोक्साइड OH हाइड्रोकार्बन से एक हाइड्रोजन परमाणु को हटाकर, इसमें हाइड्रोक्साइड जो OH था मेरे भाई, जो OH था वो क्या करेगा, जैसे अभी देखा ना अपन ने, उसने क्या किया है, एक हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित किया है। तो इसमें हाइड्रोक्साइड जो OH है हाइड्रोकार्बन से एक हाइड्रोजन परमाणु को हटाकर स्वयं जुड़ता है और एल्कोहल समूह का यौगिक बनाता है। कौन से समूह का यौगिक बनाता है मेरे भाई? एल्कोहल समूह का यौगिक बनाता है। उदाहरण के लिए यहाँ पे एल्कोहल है, यह एल्केन जैसे हाइड्रोकार्बन से जुड़कर अनेक प्रकार के एल्कोहल का निर्माण करता है, जैसे मेथेनॉल, एथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, पेंटेनॉल, हेक्सेनॉल, हेप्टेनॉल, ऑक्टेनॉल, नोनेनॉल, ठीक है, और डेकेनॉल। ठीक है, आगे देखेंगे मेरे भाई कीटोन समूह। कीटोन में क्या होगा? यह एक क्रियात्मक समूह है जो देखो अब एक लाइन तो यही बढ़ गई, इसमें लिखना ही है हाँ यह एक क्रियात्मक समूह है। ठीक है मेरे भाई, चलो आगे देखते हैं। कीटोन समूह में ध्यान से समझते जाएंगे भाई। देखो यह एक क्रियात्मक समूह है जो हाइड्रोकार्बन से जुड़कर अनेक अणुओं का निर्माण करता है। कीटोन समूह में कार्बन परमाणु एक अकेले ऑक्सीजन परमाणु से द्विआबंध द्वारा जुड़ा होता है मेरे भाई। किसके द्वारा जुड़ा होता है? द्विआबंध के द्वारा जुड़ा हुआ होता है। देखो भाई बोरिंग लग सकती है क्लास, इस बात की मुझे फुल गारंटी है क्योंकि मैं इतना सीरियस होकर पढ़ाता हूँ। ठीक है, सीरियस की बात छोड़िए, लेकिन अब देखो मजाक करने का टाइम है नहीं अभी। ठीक है, अगर मैंने मजाक किया तो ये मतलब ये पूरा नहीं होगा। मजाक करने का टाइम रहता है जब मजाक भी करते हैं अपन, है। चलो देखो आगे देखते हैं। आगे देखेंगे मेरे भाई, एल्डिहाइड समूह की बात करते हैं। कीटोन की बात कर ली हमने, अब एल्डिहाइड की बात करेंगे। तो यह एक क्रियात्मक समूह है जिसमें एक अकेला ऑक्सीजन परमाणु द्विआबंध में हाइड्रोजन के साथ कार्बन परमाणु के साथ जुड़ा होता है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या था भाई, C और यहाँ पे O और यहाँ पे H जुड़ा है। इसको क्या बोलेंगे अपन? एल्डिहाइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एल्डिहाइड। एक मिनट, हाँ एल्डिहाइड। ठीक है मेरे भाई, इसको बोलते हैं एल्डिहाइड। क्या बोलते हैं? एल्डिहाइड बोलते हैं। कार्बोक्सिलिक अम्ल की बात करें, तो यह भी एक क्रियात्मक समूह है जिसमें एक कार्बन परमाणु ऑक्सीजन परमाणु से द्विआबंध द्वारा जुड़ा होता है तथा एक हाइड्रोक्साइड भी जुड़ा हुआ होता है। तो कार्बन के साथ द्विआबंध में ये ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है और हाइड्रोक्साइड जुड़ा हुआ है। आगे देखेंगे मेरे भाई, हैलोजन समूह की बात करें तो हैलोजन में क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन तथा आयोडीन आदि जैसी धातुएं, अधातुएं होती है मेरे भाई, जो कि वर्ग 17 में आती हैं। आवर्त सारणी के कौन से वर्ग में आती है? तुम बोलोगे सर वर्ग 17 में आती है मेरे भाई। कौन से में आती है? वर्ग 17 में आती है। क्रियात्मक समूह देखो, यहाँ पे क्रियात्मक समूह हैलोजन की बात कर रहे हैं अपन, तो क्लोरो ब्रोमो आयोडो फ्लोरो, क्लोरो ब्रोमो आयोडो फ्लोरो या फ्लोरो आयोडो, तो क्लोरो ब्रोमो फ्लोरो आयोडो। ठीक है, ये पूर्वलग्न या उपसर्ग बोलते हैं इनको। उपसर्ग या पूर्वलग्न क्या होते हैं? जो पहले जुड़ते हैं। क्या जुड़ते हैं? पहले जुड़ते हैं। तो विषम परमाणु क्या हो जाएगा इनमें? क्लोरीन हो जाएगा, ब्रोमीन हो जाएगा, फ्लोरीन हो जाएगा, आयोडीन हो जाएगा। ठीक है, जब नामकरण करते हैं तो ये वाले लिखते हैं क्लोरो ब्रोमो आयोडो फ्लोरो। ठीक है, वहां पे क्लोरीन फ्लोरीन नहीं लिखते, वहां पे क्या लिखते हैं? क्लोरो ब्रोमो फ्लोरो आयोडो, इस तरीके से लिखते हैं। आगे देखेंगे मेरे भाई, समजातीय श्रेणी की बात करेंगे। समजातीय श्रेणी यौगिकों की एक ऐसी श्रृंखला होती है मेरे भाई, यौगिकों की एक ऐसी श्रृंखला जिसमें एक ही प्रकार के क्रियात्मक समूह कार्बन श्रृंखला में हाइड्रोजन परमाणु को प्रतिस्थापित करता है और अणुओं की एक श्रृंखला का निर्माण करता है, जिसे हम क्या कहते हैं? समजातीय श्रेणी कहते हैं। ठीक है मेरे भाई, इसमें क्या करेगा भाई? इसमें क्या करेगा? इसमें जो हाइड्रोजन परमाणु है उसको प्रतिस्थापित करता है। क्या करता है? हाइड्रोजन परमाणु को प्रतिस्थापित करता है एक ही प्रकार के परमाणु, जैसे क्लोरीन क्लोरीन क्लोरीन, ब्रोमीन ब्रोमीन ब्रोमीन, आयोडीन आयोडीन आयोडीन। ये ऐसे नहीं है, ये ऐसे नहीं है, ये ऐसे चेंज करेगा। जैसे मेथेन में क्लोरीन लग गया, में एथेन में क्लोरीन, ब्रोमीन मतलब एथेन प्रोपेन में क्लोरीन लग गया, तो सब में Cl लगेगा, सब में Br लगेगा, सब में I लगेगा, सब में F सब में F लगेगा। ठीक है मेरे भाई, इसको बोलते हैं समजातीय श्रेणी। तो देखेंगे मेरे भाई समजातीय श्रेणी की विशेषताएं। समजातीय श्रेणी में सभी यौगिकों का सामान्य सूत्र एक जैसा होता है मेरे भाई। क्या होता है? एक जैसा होता है, मतलब कि CnH2n प्लस में 2 ही होता है, और हर अगले यौगिक में पिछले यौगिक से CH2 समूह का अंतर होता है। उदाहरण के लिए जैसे हमने मेथेन और एथेन देखा, तो यहाँ पे तुम देखोगे कि यहाँ पे CH2 का अंतर है। जो CH2 जो है उसका परमाणु भार कितना है मेरे भाई? 14 AMU है, 14 AMU मतलब 14 AMU है, एटॉमिक मास यूनिट है। ठीक है, इसका अंतर है मेरे भाई। ठीक है,
श्रेणी के सभी सदस्यों के रासायनिक गुण लगभग समान होते हैं। श्रेणी के जो सभी रासायनिक गुण होंगे वो सारे क्या होंगे, लगभग समान होंगे। अणुभार बढ़ने के साथ साथ श्रेणी के भौतिक गुणों में क्रमिक परिवर्तन आता है। अणुभार जैसे जैसे बढ़ेगा मेरे भाई, जैसे जैसे अणुभार बढ़ेगा श्रेणी के जो भौतिक गुण हैं उनमें क्रमिक परिवर्तन आएगा। क्या आएगा, क्रमिक परिवर्तन आता है। तथा आणविक द्रव्यमान बढ़ने के साथ साथ जैसे जैसे आणविक द्रव्यमान बढ़ेगा उसका गलनांक और क्वथनांक में भी क्या होगी, वृद्धि होगी। कैसे होगी, मैंने तुम्हें बताया था। तुम एक गिलास पानी को गर्म करो और फिर एक भगोने को गर्म करो तो तुम्हें पता चलेगा कि किसमें ज़्यादा टाइम लग रहा है, किसमें ज़्यादा ताप देना पड़ रहा है। तो तुम बोलोगे सर भगोने का जो पानी है ना उसको ज़्यादा ताप देना पड़ रहा है। ठीक है, अब ताप देना ज़्यादा पड़ रहा है तो मेरे भाई जब उसको ताप ज़्यादा देना पड़ रहा है ना, अगर उसको ताप ज़्यादा देना पड़ रहा है मतलब कि उसका अणुभार भी क्या है, ज़्यादा है। ठीक है, तो जैसे जैसे अणुभार बढ़ेगा उसका गलनांक और क्वथनांक में भी क्या होगी मेरे भाई, वृद्धि होगी। आगे देखते हैं। समजातीय श्रेणी एल्केन के साथ, समजातीय श्रेणी हैलोजन के साथ, समजातीय श्रेणी एल्कोहल के साथ और समजातीय श्रेणी एल्डिहाइड के साथ। तो देखो यहां से देखेंगे CH4 CH2H6 तो ये तो ओनली एल्केन वाली नॉर्मल ही है। तो यहाँ पे तुम देखोगे यहाँ पे CH2 का अंतर आ रहा है, इससे और इसमें CH2 का अंतर आ रहा है। देखो ऐसे ही इसमें भी CH2 का अंतर आएगा, इसमें भी CH2 का अंतर आएगा, इसमें भी CH2 का अंतर आएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक ही समूह जोड़ा गया है, जैसे Br यहाँ पे OH यहाँ पे CHO। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज समझेंगे, यहाँ पे CH3 लिखा हुआ है तो यहाँ पे HCHO है। ठीक है, ओनली। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे क्या किया है मेरे भाई, CH3। चलो यहाँ पे देखेंगे मेरे भाई, यहाँ पे तुम देखोगे तो C2H कितना हो गया, 4 हो गया। C2H4 और क्या जुड़ गया, O जुड़ गया। देखो यहाँ पे एक चीज ध्यान रखेंगे कि यहाँ पे जो ये ऑक्सीजन है ना, ये कार्बन है ना भाई, इसे ऐड है अलग से, तो एक अलग छोड़ के बनेगा ये। ठीक है ना, इस पे थोड़ा सा गौर करेंगे भाई, है ना, इस पे थोड़ा सा गौर करेंगे। ठीक है, चार नालायक को बोलते बोलते थक गया मैं तो। चलो वैसे थकता नहीं हूं मैं, कोई बात नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं मेरे भाई। देखो अब यहाँ पे आता है कार्बनिक यौगिकों की नाम पद्धति के बारे में। किसके ऊपर आता है, कार्बनिक यौगिकों की नाम पद्धति। कार्बनिक यौगिकों की नाम पद्धति आती है मेरे भाई, कार्बनिक यौगिकों की नाम पद्धति आती है। तो इसमें आता है हेलो एल्केन। ठीक है, हेलो एल्केन आ गया, एल्कोहल आ गया, एल्डिहाइड आ गया, कार्बोक्सिलिक अम्ल आ गया और कीटोन आ गया। अब एक चीज समझने का प्रयास करेंगे, जो हैलोजन होते हैं ना, हैलोजन जो समूह है उसके ओनली पूर्व लग्न ही जुड़ते हैं। उनका क्या जुड़ता है, ओनली पूर्व लग्न जुड़ता है, बाकी सब में अनुलग्न जुड़ेगा। क्या जुड़ेगा, अनुलग्न। जैसे कि इसमें देखो, जैसे यहाँ पे इस वाली सारणी में जब हम बात करते तो मेथ एथ प्रोप है, सिंगल बॉन्ड है तो प्रोपेन हो गया। लेकिन यहाँ पे क्लोरीन जुड़ा हुआ है मेरे भाई, तो हम यहाँ पे क्लोरीन को क्या करते हैं, पहले लिखते हैं। कैसे लिखते हैं, जैसे कि क्लोरोप्रोपेन लिख दिया, क्लोरोप्रोपेन लिख दिया। क्या लिख दिया, क्लोरोप्रोपेन। अब यहाँ पे देखो मेथ एथ प्रोप तो है ही। अब हमने देखा कि यहाँ पे प्रोपेन तो है ही सर, प्रोपेन तो है ही, सिंगल बॉन्ड है, प्रोपेन तो है ही, लेकिन यहाँ पे OH और जुड़ा हुआ है, OH और जुड़ा हुआ है। अगर OH जुड़ा हुआ है मतलब कि लास्ट में क्या लगेगा, ओल लगेगा, तो ये बन जाएगा प्रोपेनॉल बन जाएगा मेरे भाई। क्या जुड़ जाए, क्या बन जाएगा, प्रोपेनॉल। अब तुम देखोगे प्रोपेनॉल में ओल जो जुड़ा है वो कहाँ जुड़ा है, पीछे जुड़ा है मेरे भाई, अनुलग्न जुड़ा है। ठीक है, ऐसे एल्डिहाइड में एल जुड़ा है तो प्रोपेनॉल बन गया, यहाँ पे क्या बन गया, प्रोपेनोइक अम्ल बन गया, और यहाँ पे क्या बन गया, प्रोपेनोन बन गया। आगे देखेंगे एल्कीन में जो अनुलग्न लगा तो उससे क्या बना, ईन बना। जैसे कि यहाँ पे प्रोपीन बन गया, यहाँ पे आइन लगा इसलिए प्रोपाइन बन गया। बताओ कोई दिक्कत है इसमें, तुम बोलोगे नहीं सर इसमें कोई दिक्कत नहीं। आगे आ जाते हैं कार्बनिक यौगिकों के रासायनिक गुणधर्म। देखो मेरे भाई ये भी थोड़ी सी चीज समझने की है। कार्बनिक यौगिकों के रासायनिक गुणधर्म में देखो पहला है दहन। यौगिकों का वायु की उपस्थिति में जलकर जल व कार्बन डाइऑक्साइड देने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, दहन कहते हैं। सामान्यतः ये जो ये यौगिक होते हैं प्रचुर मात्रा में ऊष्मा व प्रकाश उत्सर्जित करते हैं। जैसे CH4 मतलब CH4 है, ये क्या हो गई, मेथेन हो गई। इसकी जब हम ऑक्सीजन से क्या करवाते हैं, दहन करवाते हैं ऑक्सीजन की उपस्थिति में, तो हमारे पास क्या मिलता है, जल मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है, प्रकाश मिलता है और ऊष्मा मिलती है। ऐसे ही C2H5OH है, यहाँ पे ऑक्सीजन है, जब दहन करवाएंगे तो यहाँ पे जल मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगी, प्रकाश मिलेगा और ऊष्मा मिलेगी। अब ऑक्सीकरण की बात करते हैं मेरे भाई, वह अभिक्रिया जिसमें कार्बन यौगिक ऑक्सीकारक की उपस्थिति में, ये ऐसी अभिक्रिया होती है जिसमें कार्बन जो यौगिक होते हैं ऑक्सीकारक की उपस्थिति में ऑक्सीजन लेते हैं, क्या करते हैं मेरे भाई,
भाई इस अभिक्रिया में जो कार्बन यौगिक होते हैं ऑक्सीकारक की उपस्थिति में ऑक्सीजन लेते हैं, मतलब ऑक्सीकारक से ही ऑक्सीजन लेते हैं तथा दूसरे कार्बन यौगिकों का निर्माण करते हैं मेरे भाई। दूसरे कार्बन यौगिकों का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। ऑक्सीकारक के रूप में अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट, देखो ऑक्सीकारक के रूप में क्या क्या ले सकते हैं? अम्ल व क्षार दोनों ही ले सकते हैं। तो अम्ल के रूप में तो क्या लेंगे? पोटेशियम डाइक्रोमेट लेंगे। क्या लेंगे? पोटेशियम डाइक्रोमेट। तथा क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट का, तो क्षारीय, अब क्षारीय कौन सा होगा? क्षारीय लेंगे सर पोटेशियम परमैंगनेट का उपयोग कर एल्कोहल के ऑक्सीकरण के फलस्वरूप कार्बोक्सिलिक अम्ल उत्पन्न होता है। ठीक है मेरे भाई, इसके एल्कोहल के ऑक्सीकरण के फलस्वरूप क्या प्राप्त होगा? हमें कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त होगा। ठीक है ना? समझो, जैसे हमारे पास एल्कोहल है और हमने अम्लीय क्षारीय माध्यम लिया है, अम्लीय क्षारीय माध्यम लिया है, तो वो क्या बन जाएगा हमारे पास? कार्बोक्सिलिक अम्ल बन जाएगा। क्यों? क्योंकि एल्कोहल एल्कोहल के साथ क्या कर लेंगे? एल्कोहल का ऑक्सीकरण हो जाएगा। एल्कोहल का क्या हो जाएगा? ऑक्सीकरण। कौन कर लेगा सर? ये जो अम्ल और जो क्षार आए हैं कौन कौन से हैं मेरे भाई? अम्लीय तो पोटेशियम डाइक्रोमेट है और क्षारीय क्या है? पोटेशियम परमैंगनेट है। ठीक है, तो आगे देखेंगे भाई संकलन या संयोजन अभिक्रिया। संकलन या संयोजन अभिक्रिया मैंने तुम्हें बताया था कि इसको तुम संकलन अभिक्रिया ही पढ़ना, संकलन अभिक्रिया ही पढ़ना। ठीक है, क्यों पढ़ना? क्योंकि देखो संयोजन अभिक्रिया तो पहले चैप्टर में भी आती है, तो तुम क्या पहले चैप्टर की लिख के आओगे क्या? तुम बोलोगे नहीं सर हम क्यों लिख के आएंगे पहले चैप्टर की? ये चैप्टर, इस चैप्टर की अभिक्रिया में और उस चैप्टर की अभिक्रिया में तो दिन रात का अंतर है, थोड़ा थोड़ा तो अंतर है ही, ज्यादा भी नहीं है। तो देखो असंतृप्त यौगिक को संतृप्त यौगिक बनाने के लिए, असंतृप्त यौगिकों को संतृप्त यौगिक बनाने के लिए परमाणु या परमाणुओं के समूह को, परमाणु या परमाणुओं के समूह को असंतृप्त यौगिकों से जोड़ा जाता है मेरे भाई। किससे जोड़ा जाता है? असंतृप्त यौगिकों से जोड़ा जाता है। इसे संकलन या संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। असंतृप्त यौगिकों को संतृप्त यौगिक बनाने के लिए परमाणु या परमाणुओं के समूह को असंतृप्त यौगिकों से जोड़ा जाता है। ठीक है, मतलब कि कोई असंतृप्त यौगिक होगा, उसमें कोई परमाणु जोड़ेंगे या फिर परमाणु का समूह जोड़ेंगे, जिसके कारण वह क्या हो जाएगा? संतृप्त हो जाएगा। ठीक है, इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? हम संकलन अभिक्रिया कहते हैं मेरे भाई। क्या कहते हैं? संकलन अभिक्रिया। तो संकलन अभिक्रिया तो क्या है भाई? हम क्या करते हैं? असंतृप्त यौगिकों को संतृप्त बनाते हैं। कैसे? परमाणु या परमाणु के समूह को मतलब उसके साथ जोड़कर। ठीक है ना? आगे देखो, और दूसरी बात, जब जो संयोजन अभिक्रिया थी वो क्या कर रही थी भाई? उसमें तो दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर किसी तीसरे पदार्थ का निर्माण कर रहे थे। ये तो ओनली क्या आ रही है? असंतृप्त को संतृप्त बनाने में काम आ रही है। और कैसे आ रही है? परमाणु या परमाणुओं के समूह को जोड़कर। ठीक है, आगे देखेंगे निकिल या पैलेडियम की उपस्थिति में हाइड्रोजन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के साथ जुड़कर। देखो मेरे भाई, ये निकिल और पैलेडियम क्या होते हैं? उत्प्रेरक होते हैं। निकिल और पैलेडियम क्या होते हैं? उत्प्रेरक होते हैं। निकिल और पैलेडियम क्या होते हैं? उत्प्रेरक होते हैं। इनकी उपस्थिति में हम क्या करते हैं? जो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं, असंतृप्त जो हाइड्रोकार्बन होते हैं वो हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करके, या हाइड्रोजन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के साथ अभिक्रिया करके या जुड़कर संतृप्त हाइड्रोकार्बन निर्मित करता है। सीधी सीधी बात समझेंगे कि हाइड्रोजन को जोड़ा जाता है हाइड्रोकार्बन के साथ। असंतृप्त जो हाइड्रोकार्बन होगा उसके साथ हम हाइड्रोजन को जोड़ते हैं। कौन से उत्प्रेरक की उपस्थिति में? सर निकिल और पैलेडियम उत्प्रेरक की उपस्थिति में जोड़ते हैं। ठीक है, जुड़कर क्या बनाते हैं? इस प्रक्रम द्वारा वनस्पति तेल को वनस्पति घी में परिवर्तित किया जाता है। डालडा। ठीक है, इसको सीधा करके बताएंगे और उल्टा करके बताएंगे कि डालडा को उल्टा करके क्या लिखेंगे बताओ। देखो, हाँ कुछ डालडा ही बोलेंगे बेटा। ठीक है, तुम मुझे पता है वो तो, ठीक है तुम मुझे बताओगे ओनली। देखो इधर देखेंगे, कार्बन कार्बन के बीच में क्या होगा? कार्बन कार्बन, देखो यहाँ पे इस तरीके से ये है। ठीक है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, मतलब कि कैसा है? असंतृप्त है। यहाँ पे हमने क्या किया? निकिल उत्प्रेरक लिया है और हाइड्रोजन की उपस्थिति थी, तो यहाँ पे जो बना वो हमारे पास कैसा बन गया? संतृप्त हाइड्रोकार्बन बन गया मेरे भाई। क्या बन गया? संतृप्त हाइड्रोकार्बन बन गया। बताओ इसमें कोई दिक्कत थी किसी को? कोई दिक्कत नहीं थी। यहाँ पे निकिल और पैलेडियम, ये याद रखना है, निकिल और पैलेडियम क्या है? उत्प्रेरक हैं, जो कि क्या करते हैं? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को संतृप्त हाइड्रोकार्बन बनाने में मदद करते हैं। अब आती है प्रतिस्थापन अभिक्रिया। संतृप्त यौगिकों में उपस्थित परमाणु या परमाणुओं के समूह को, संतृप्त यौगिकों में उपस्थित परमाणु या परमाणुओं के समूह को कोई परमाणु या परमाणु समूह प्रतिस्थापित करता है तो उसे प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं मेरे भाई। क्या कहते हैं? उसे हम प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। क्या करते हैं भाई? संतृप्त यौगिकों में उपस्थित परमाणु या परमाणुओं के समूह को कोई परमाणु या परमाणु समूह प्रतिस्थापित करता है मेरे भाई। देखो ध्यान से समझेंगे इसमें ये क्या कहना चाह रहा है भाई? संतृप्त यौगिकों में जो उपस्थित होंगे ना परमाणु या परमाणु का समूह, उसको कोई परमाणु या परमाणु का समूह क्या कर देगा? प्रतिस्थापित कर देगा, मतलब एक दूसरे से प्रतिस्थापित कर लेंगे। ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं? प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। संतृप्त हाइड्रोकार्बन में कार्बन के साथ जुड़े हाइड्रोजन को
सौर प्रकाश की उपस्थिति में अन्य परमाणु या अणु से प्रतिस्थापित किया जा सकता है। उदाहरण के लिए CH4Cl2, तो यहाँ पे सौर प्रकाश जब हमने दिया तो ये बना हमारे पास CH3Cl, जिसको हमने, और इसके साथ साथ क्या बना, HCl बना। आगे देखते हैं मेरे भाई, जीवाश्म ईंधन की बात करते हैं। जीवाश्म ईंधन पौधों और जानवरों को विघटित करके बनाया जाता है। विघटित करना मतलब, विघटित का मतलब है सड़ाना, ठीक है। सर हम सड़ाएंगे कैसे मेरे भाई, वो तो तुम जानो, तुम्हारा काम है सड़ाने पड़ाने का, तो ठीक है। चलो देखो मेरे भाई, आगे देखेंगे, जीवाश्म ईंधन पौधों और जानवरों को विघटित करके बनाया जाता है। ये ईंधन भूपर्पटी में पाए जाते हैं। क्या, कहाँ पाए जाते हैं, भूपर्पटी में पाए जाते हैं। एवं इनमें हाइड्रोजन व कार्बन पाया जाता है। इनमें हाइड्रोजन व कार्बन पाया जाता है, जिन्हें ऊष्मा के लिए जलाया जा सकता है मेरे भाई। जिन्हें ऊष्मा के लिए क्या कर सकते हैं, हम जला सकते हैं। ऊष्मा के लिए हम क्या कर सकते हैं, जला सकते हैं। जीवाश्म ईंधन कहलाते हैं जैसे कि कोयला, पेट्रोलियम गैस, तेल आदि। सर ये क्या कोयला, पेट्रोलियम गैस और ये जो तेल हैं वो क्या जानवर और पौधों से मिलकर बने हैं, क्या इन्हीं से मिलकर बने हैं? हाँ बेटा, इन्हीं से मिलकर बने हैं, ठीक है। इन्हीं के ही अंश हैं, अंश को ही बोला है इसने यहाँ पे जीवाश्म, ठीक है ना। जीव का अंश जिसमें है वो है जीवाश्म, ठीक है। एथेनॉल तथा एथेनोइक अम्ल की बात करते हैं। सर आप हिंदी पढ़ा लो, पढ़ा लेंगे बेटा, अभी सब चीज पढ़ाएंगे। तो देख, एथेनॉल की बात करो, देखो मेरे भाई, एथेनॉल को बोलते हैं C2H5OH। एथेनॉल को एल्कोहल भी कहते हैं। एथेनॉल को क्या कहते हैं मेरे भाई, एल्कोहल भी कहते हैं। एथेनॉल को एल्कोहल भी कहते हैं। एथेनॉल को एल्कोहल भी कहते हैं। तो एल्कोहल का सूत्र पूछे या एथेनॉल का सूत्र पूछे, क्या करोगे, C2H5OH, C2H5OH। एथेनॉल के भौतिक गुणधर्मों की बात करें तो एथेनॉल जो होता है भाई, कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। यह एक अच्छा विलायक है। विलायक का मतलब जिसमें आसानी से सारी चीजें घोली जा सकती है, मतलब मैक्सिमम चीजें। ऐसा नहीं होता, बहुत सारी चीजें होती है जो अल्कोहल में भी नहीं घुलती, ठीक है। एथेनॉल पानी के सभी अनुपातों में घुलनशील है, मतलब इसको कितने भी अनुपात में मिला लो। जैसे तुम, मतलब तुम तो नहीं, जो भी पैक बनाता है वो कहता है भाई इसमें बोतल डाल दे या फिर बोतल में गिलास डाल ले, वो कैसे भी एडजस्ट हो जाता है, ठीक है ना। उसमें कम ज्यादा का सिस्टम वो ऐसे नहीं है। इसकी दहनशीलता काफी उच्च होती है, मतलब इसको जलाया जाता है तो इसकी दहनशीलता क्या होती है मेरे भाई, मतलब ये जब जलती है तो भभकती है। जलती है तो क्या होती है, भभकती है, मतलब आग तेजी से पकड़ती है, मतलब ये ज्वलनशील है, ठीक है। आगे देखेंगे एथेनॉल के रासायनिक गुणधर्म। तो दहन की बात करें तो एथेनॉल ऑक्सीजन के साथ जलकर कार्बन डाइऑक्साइड व जल प्रदान करता है मेरे भाई। दहन की बात करेंगे तो एथेनॉल जो है ऑक्सीजन के साथ जलकर कार्बन डाइऑक्साइड और जल प्रदान करता है। निर्जलीकरण की बात करें तो निर्जलीकरण का मतलब होता है जिसमें जल रहे ही ना, मतलब जल को बाहर निकालना, तो उसको बोलते हैं निर्जलीकरण। तो सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ जब एल्कोहल को गर्म किया जाता है, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ जब एल्कोहल को गर्म किया जाता है तो एल्कोहल मतलब एथेनॉल का निर्जलीकरण हो जाता है। निर्जलीकरण हो जाता है, इसमें से जल के अणु बाहर निकल जाते हैं मेरे भाई। जल के अणु क्या हो जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं, क्योंकि सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल एक प्रबल निर्जलीकारक पदार्थ है। प्रबल का मतलब ताकतवर वाला निर्जलीकारक पदार्थ है। ये क्या कर देगा, इसमें से क्या कर देगा मेरे भाई, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल, जब देखो, हाँ, तो ये क्या करेगा मेरे भाई, ये क्या कर देगा, इसका निर्जलीकरण कर देगा। निर्जलीकरण का मतलब है जो एथेनॉल होगी ना मेरे भाई, जो एथेनॉल होगी उसमें से जो पूरी मतलब जो भी जल के अणु है ना, जल के अणु उनको बाहर निकाल लेगा। ये जल के अणु को क्या कर लेगा, बाहर निकाल लेगा। ऑक्सीकरण की ध्यान से समझेंगे। ऑक्सीकरण क्या कहना चाह रहा है, क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट। तो क्षारीय तो क्या है, पोटेशियम परमैंगनेट, और अम्लीय कौन सा था, पोटेशियम डाइक्रोमेट। तो पोटेशियम डाइक्रोमेट जैसे ऑक्सीकारकों के उपयोग से कार्बनिक यौगिकों का ऑक्सीकरण किया जाता है, ठीक है, या किया जा सकता है, क्योंकि ये पदार्थ कार्बनिक यौगिकों में ऑक्सीजन जोड़ते हैं। कार्बन यौगिकों में क्या करते हैं, ऑक्सीजन जोड़ते हैं, और ऑक्सीजन का जुड़ना ही क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण कहलाता है मेरे भाई। क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण कहलाता है। अब आता है एस्टरीकरण। एथेनॉल की कार्बोक्सिलिक अम्ल के साथ अभिक्रिया से, एथेनॉल की कार्बोक्सिलिक अम्ल के साथ अभिक्रिया से एस्टर का निर्माण होता है। क्या होता है, एस्टर का जब निर्माण होता है तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, एस्टरीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे भाई, एस्टरीकरण कहते हैं। अब देखेंगे एथेनॉल के उपयोग। एथेनॉल के उपयोग देखेंगे मेरे, क्या देखेंगे, एथेनॉल के उपयोग। देखो मेरे भाई ध्यान से समझेंगे। अब एथेनॉल के उपयोग में देखो, यह सभी अल्कोहली पेय पदार्थों का महत्वपूर्ण अवयव होता है, ठीक है। जो भी अपने पास आती है, पैक आता है ना, टॉनिक, पता नहीं है मुझे, आई डोंट नो, चलो नालायक हो, मैं तो पीता नहीं हूँ ना। हाँ तुम पी, हाँ गुस्से हमारे बगल का पी है, तू भी पी ले, पकड़ ला, अल्लाह रहना, थप्पड़ पड़ेगा झापट। तो देखने का काम है, पढ़ने का काम नहीं है। क्या बिगाड़ते हो, बिगाड़ता हूँ, देखो इधर देखो ना। यह सभी अल्कोहली पेय पदार्थों का महत्वपूर्ण अवयव होता है। उद्योगों में इसका उपयोग एक अच्छे विलायक के रूप में भी होता है, ठीक है।
इसमें होता है उद्योगों में इसका जो उपयोग है एक अच्छे विलायक के रूप में भी होता है। उद्योगों में इसका उपयोग कहाँ पे होता है? एक अच्छे विलायक के रूप में भी होता है। इसका उपयोग टिंचर आयोडीन, टिंचर आयोडीन क्या एक औषधि है, कफ सिरप, टॉनिक आदि औषधियों में किया जाता है। औद्योगिक मिथाइलेटेड स्पिरिट बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। इसका उपयोग अच्छे ईंधन के रूप में भी हो सकता है मेरे भाई। इसका उपयोग कहाँ हो सकता है? अच्छे ईंधन के रूप में भी हो सकता है। एथेनॉल या अल्कोहल पीने के हानिकारक प्रभाव, गुरुजी फायदा बता दे करो, हानिकारक प्रभाव मत बतावा करो। अरे मेरे भाई यह हानिकारक प्रभाव ही देखना पड़ेगा, नहीं तो तुम्हारी हानिकारक तुम्हारी लाभ हानि बैठा के लिए कोई कौन मिला वो फिर बाद में। देखो इसके कम मात्रा में उपयोग से मादकता आ जाती है मेरे भाई। अगर थोड़ा सा लिया है ना टॉनिक, तुमने दवाई ली है दवाई, तो इससे क्या आ जाता है? नशा आ जाता है। जैसे मेरी आंखों में छड़ रहा है तो आपने भी ले रखे ना मेरा भैया, तो और ये अलग नशा है। मैं और किसी चीज का नशा करता हूँ, ड्रग्स लेते हो क्या? नहीं ना लायक हो, पढ़ दूंगा। ये ऊट पटांग कामों के नहीं है। हाँ, एथेनॉल का कम समय के लिए उपयोग उल्टी, सिरदर्द, लड़खड़ाती जुबान, उनींदापन आदि का कारण बनता है। देखो एथेनॉल का कम समय के लिए उपयोग उल्टी, सिरदर्द, लड़खड़ाती जबान, उनींदापन आदि का कारण बनता है। अब देखो ये ऐसा ही लग रहा है, देखो उनींदापन है, लड़खड़ाती जबान है ना, और क्या बता रहा है ये? उल्टी, उल्टी नहीं है, मैं तो सीधा ही हूँ, ठीक है कोई बात नहीं। चलो देखो उल्टी, सिरदर्द, लड़खड़ाती जुबान, उनींदापन आदि का कारण बनता है। एथेनॉल के लंबे समय तक उपयोग से अल्कोहल विषाक्त, अल्कोहल विषाक्त का मतलब अल्कोहल जहरीली अल्कोहल का रूप ले लेता है। हृदय रोग, तंत्रिका क्षति और मस्तिष्क के स्थायी क्षति के रूप में भी कई स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से ग्रसित हो सकते हैं। यह तंत्रिका तंत्र को कमजोर करता है, जिससे व्यक्ति अंधा भी हो सकता है। ठीक है मेरे भाई, तो तंत्रिका तंत्र पे जोर ना दें, जिससे कि तुम्हारा क्या हो जाएगा भाई, जिससे अंधे नहीं होगी तुम। ठीक है, आंखों पे जोर नहीं पड़ेगा। आगे देखते हैं, एथेनोइक अम्ल की बात करते हैं मेरे भाई। किसकी बात करते हैं? एथेनोइक अम्ल की बात करते हैं। तो एथेनोइक अम्ल को सामान्यतः एसिटिक अम्ल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एसिटिक अम्ल भी कहा जाता है। और इसका सूत्र क्या होगा सर? इसका सूत्र होगा CH3COOH, CH3COOH हो जाएगा, CH3COOH हो जाएगा। ठीक है, आगे देखेंगे मेरे भाई, कहाँ पे गया? कहते हैं एसिटिक अम्ल को, देखो इस समूह को कार्बोक्सिलिक अम्ल समूह भी कहते हैं। एसिटिक अम्ल के 3 से 5% विलयन को क्या कहा जाता है? सिरका कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सिरका। अरे ये सिरका नहीं है नालायक, ये सिरका है, सिरका विनेगर जिसको बोलते हैं, जिसका pH मान 4 होता है नालायको। तथा इसका उपयोग आचार के परिरक्षण में किया जाता है, मतलब आचार को सुरक्षित रखने में सिरके का प्रयोग किया जाता है। शुद्ध एथेनोइक अम्ल का गलनांक, शुद्ध एथेनोइक जो अम्ल होगा उसका गलनांक मेरे भाई 290 केल्विन होता है, इसलिए यह सर्दियों में जम जाता है। इस कारण से इसे ग्लेशियल एसिटिक अम्ल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ग्लेशियल एसिटिक अम्ल भी कहा जाता है। एथेनोइक अम्ल के गुण, इसकी प्रकृति अम्लीय होती है मेरे भाई। एथेनोइक अम्ल के जब गुणों की बात करेंगे तो इसकी प्रकृति कैसी होती है? अम्लीय होती है। एथेनोइक अम्ल एक गंधहीन पदार्थ है और इसका गलनांक 290 केल्विन तक होता है। ठीक है मेरे भाई, आगे देखेंगे। एथेनोइक अम्ल या एसिटिक अम्ल के उपयोग आचार के परिरक्षण में, लेबोरेटरी में अभिकर्मक के रूप में, सफेद शीशे के निर्माण में, रेयोनेशों के निर्माण में, रबर के निर्माण में, स्कंदन के रूप में, स्कंदन का मतलब होता है जमाना, जो भी जमाने वाला होता है उसके रूप में इसको काम में लेते हैं। विलायक के रूप में, एस्टर की बात करें मेरे भाई, एस्टर है, ये एक्टर नहीं है। एस्टर की बात करेंगे तो एथेनॉल के कार्बोक्सिलिक अम्ल के साथ अभिक्रिया से बनने वाले यौगिक क्या कहलाते हैं? एस्टर कहलाते हैं। यह एक मीठी गंध वाला पदार्थ होता है। एस्टर का उपयोग इत्र बनाने व स्वाद उत्पन्न करने के वाले कारक के रूप में लिया जाता है, साबुन व डिटर्जेंट बनाने में लिया जाता है, और बहुलक बनाने में भी इसका प्रयोग किया जाता है। आगे देखेंगे मेरे भाई, साबुनीकरण की बात करते हैं। अम्लीय क्षारक की उपस्थिति में एस्टर से पुनः एथेनॉल या एथेनोइक अम्ल बनने की प्रक्रिया, अम्लीय क्षारक की उपस्थिति में एस्टर से पुनः एथेनॉल या एथेनोइक अम्ल बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? साबुनीकरण कहलाती है। CH3COOCH2CH3, CH3COOCH2CH3, तो ये NaOH होगा, मतलब क्षार की उपस्थिति में जब करवा रहे हैं तो एथेनॉल बनेगा और एथेनोइक अम्ल बनेगा, एथेनॉल बनेगा और एथेनोइक अम्ल बनेगा। क्षारक के साथ अभिक्रिया की देखें, क्षारक के साथ अभिक्रिया देखें तो खनिज लवण की भांति एथेनोइक अम्ल सोडियम हाइड्रोक्साइड जैसे क्षारक के साथ अभिक्रिया करके लवण का मतलब सोडियम एथेनोइट या सोडियम एसीटेट या जल बनाते हैं। NaOH है यहाँ पे, CH3COOH है,
CH3COO Na है और H2O है, ठीक है। कार्बोनेट एवं हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया, तो देखो मेरे भाई एथेनोइक अम्ल कार्बोनेट एवं हाइड्रोजन बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करके, एथेनोइक अम्ल जो है वो कार्बोनेट या हाइड्रोजन बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करके लवण बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा और जल बनाएगा, ठीक है। क्या बनाएगा? जल का निर्माण करता है। इस अभिक्रिया से उत्पन्न लवण को हम सोडियम एसीटेट कहते हैं मेरे भाई। क्या कहते हैं? सोडियम एसीटेट कहते हैं, जिसका सूत्र होता है CH3COONA। सोडियम एसीटेट का सूत्र क्या होगा? CH3COONA होगा मेरे भाई, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं? सोडियम एसीटेट बोलते हैं। आगे देखेंगे मेरे भाई, आगे देखेंगे साबुन एवं अपमार्जक। तो साबुन क्या होते हैं, ध्यान से समझेंगे। साबुन के अणु लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्ल के सोडियम व पोटेशियम के लवण होते हैं मेरे भाई। साबुन के जो अणु होते हैं लंबी श्रृंखला वाले, साबुन के जो अणु होते हैं लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम व पोटेशियम लवण होते हैं। मतलब जो लंबी कार्बोक्सिलिक अम्ल वाली श्रृंखला होंगी उनमें सोडियम और पोटेशियम जुड़ के ही क्या बना लेता है? साबुन बना लेता है। अब देखो एक चीज समझेंगे कि साबुन में दो भाग होते हैं, एक तो होता है आयनिक भाग और दूसरा होता है कार्बन श्रृंखला वाला भाग। तो साबुन का आयनिक भाग जल में घुल जाता है। साबुन का जो आयनिक भाग होता है मेरे भाई वो किस में घुल जाता है? जल में घुल जाता है। जबकि कार्बन श्रृंखला तेल में घुल जाती है। कार्बन श्रृंखला कहाँ घुल जाती है? तेल में, ठीक है। आयनिक भाग तो किसमें? जल में घुल जाता है। आयनिक भाग तो जल में घुल जाता है और कार्बन जो श्रृंखला होती है वो कहाँ पे घुल जाती है मेरे भाई? वो मतलब कहाँ पे घुल जाती है? तेल में घुल जाती है। साबुन अपनी सफाई प्रक्रिया मिसेल बनाकर करता है। कैसे बनाकर करता है? मिसेल बनाकर। ध्यान से समझेंगे। जब साबुन जल की सतह पर होता है तब इसके अणु अपने आप को इस प्रकार व्यवस्थित कर लेते हैं कि इनका आयनिक सिरा जल के अंदर तथा हाइड्रोकार्बन पूंछ जल के बाहर होती है। कहाँ होती है? जल के बाहर होती है, ठीक है मेरे भाई। कहाँ होती है? जल के बाहर होती है। आगे देखेंगे, क्या जल के बाहर होती है। जो तैलीय मैल को अपने केंद्र में एकत्रित कर लेता है, ऐसा अणुओं को बड़ा समूह होने के कारण होता है। इस संरचना को मिसेल कहते हैं मेरे। क्या कहते हैं? मिसेल। तुमने देखा है वो जब टीवी चल मतलब तुमने वो वॉशिंग मशीन वाला एडवर्टाइजमेंट देखा होगा जिसमें डिटर्जेंट वो करता है, वो देखो जिसमें क्या करता है, वो डिटर्जेंट होता है। डिटर्जेंट मतलब जो कपड़े धोने वाली सर्फ होती है, सर्फ बोलते हैं उसको, डिटर्जेंट पाउडर जिसको हम बोलते हैं। उसमें तुमने देखा होगा वो कई बार वो आता है, मतलब वो एडवर्टाइजमेंट आते हैं जिसमें वो तेल की बूंद पे आता है। वो तेल की बूंद मतलब जो मैल की मतलब जो मतलब गंदा होता है वहां पे, मतलब मैल की जो बूंद होती है उस पे आके भूसा सा देता है और तेल की बूंद को बाहर निकाल देता है और इस तरीके से सफाई होती हुई दिखती है। दिखती है कि नहीं दिखती? तुम बोलोगे हाँ सर दिखती है। तो ऐसे ही देखो इसमें क्या होता है मेरे भाई, यहाँ पे ये होती है तेल की बूंद। क्या होती है? तेल की बूंद, ठीक है। तेल की बूंद है, ये क्या है? जलरागी सिरा। तो अब देखो समझाता हूँ तुम्हें, थोड़ा सा समझाता हूँ। देखो जैसे ये तेल की बूंद थी भाई मेरे भाई, ये देखो इस तरीके से ये तेल की बूंद थी, ठीक है। ये तेल की बूंद थी, ठीक है। अब ये तेल की बूंद है मेरे भाई। तो अब देखो जो हमारे पास मिसेल बनी, मिसेल कैसे बनी सर? मिसेल तो इस तरीके से होती है, ये हो गई मिसेल, ठीक है। ये इस तरीके से, ये क्या होती है? एक हाइड्रोकार्बन की वो होती है, ठीक है। इसको बोलते हैं पूंछ और इसको बोलते हैं जलरागी सिरा। क्या बोलते हैं? जलरागी सिरा। तो अब देखो इसमें क्या होगा कि इसमें बहुत सारी इसमें मिसेल का निर्माण हो जाएगा इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके से मिसेल का निर्माण, ये हो गया मिसेल का निर्माण मान लो, ठीक है। ठीक है मेरे भाई, चलो इधर और बना देता हूँ। देखो मेरे भाई ये बन गया इस तरीके से, ठीक है। अब इसमें क्या होगा? ये है जलरागी सिरा। कौन से हैं? जलरागी सिरे हैं सर। जलरागी सिरे का मतलब जिनको जल से मोहब्बत है, जल से प्यार है मेरे भाई, इनको जल से प्यार है। और ये इस तरीके से मान लो ये पानी है पूरा का पूरा, और ये यहाँ पे तुम्हारा कपड़ा है, ये तो पानी है। देखो मेरे भाई, देखो इस तरीके से, ठीक है। ये तुम्हारा कपड़ा है,
और ये कपड़े पे तुम्हारे क्या है, मैल की वो है। देखो ये वॉशिंग मशीन, ये मान लो तुम्हारा पानी है, ठीक है, ये पानी है, ये कपड़ा है, और कपड़े पे ये तेल की बूंद है, तो कैसे साफ करेगा मेरे भाई? ये ऐसे समझो कि ये क्या है, वो मतलब बाउंसर से आता है ना उसमें एडवर्टाइजमेंट में, तो ये वो है। ये क्या करेंगे, ये इनमें दो पूंछे होंगे भाई, तो देखो ये वाला तो क्या करेगा, इसको तो मोहब्बत है किससे, पानी से, और इसको मोहब्बत है, इनको इसको जो मोहब्बत है इस वाले के सिरे को, वो इसको मोहब्बत है तेल से। इससे तेल से मेरे भाई, तेल की जो बूंद है, तेल का जो मैल है, या इसको तेल या मैल बोल सकते हैं, ठीक है, मैल से है। अब देखो ये क्या करेगा, ये वाला सिरा तो भागेगा इधर, और ये वाली पूंछ जुड़ेगी जाके इधर, तो ये वाली पूंछ जाके जब तेल से जुड़ेगी तो ये कहेगा कि तू इसको छोड़ यार, आ मेरे पास, तो ये तेल को क्या करेगी, इधर खींचेगी। ये भाई जल में घुलने का कोशिश करेगा ना, ये आयनिक सिरा जो है ये जल में क्या करेगा, घुलने, इसको बोलते हैं जलरागी सिरा। क्या बोलते हैं, जलरागी सिरा। तो ये तो खींचेगा इधर, और ये खींचेगा इधर, मतलब देखो ये क्या करेगा, इससे जुड़ जाएगा मेरे भाई, इस तेल की बूंद से कार्बन की जो श्रृंखला ये जुड़ जाएगी, ये आयनिक सिरा हो जाएगा। ये क्या करेगा, इधर खींचने की कोशिश करेगा, ये इससे जुड़ा हुआ है ही, तो इस तेल की बूंद के क्या हो जाएंगे, टुकड़े हो जाएंगे मेरे। देखो कैसे टुकड़े हो जाएंगे, इस तरीके से हो। ठीक है, इस तरह से तेल की बूंद थी, और बेचारे सब ने खींच लिया। सब जब खींच लेंगे इसको तो तेल की बूंद क्या हो जाएगी, टूट जाएगी। अब जब तेल की बूंद टूट जाएगी तो क्या हो जाएगा, कपड़ा साफ हो जाएगा। बताओ, आई की बात नहीं समझ में? बताओ, ये कौन करता है, ये साबुन ही करता है, डिटर्जेंट नहीं बनाता। जब तुम वो करते हो ना भाई, तुम सर्फ में दे देते हो, पानी में घोल देते हो, डिटर्जेंट पाउडर में जब घोल देते हो, तो वो ये काम नहीं करता। मिसेल का निर्माण है, एक चीज और लिख लेंगे अभी, ठीक है ना, कि जो मिसेल का निर्माण होता है ना मेरे भाई, मिसेल का जो निर्माण होता है वो साबुन में ही होगा। किस में होगा, साबुन में ही होगा मेरे भाई। किस में होगा, साबुन में ही होगा। किस में होगा मेरे भाई, साबुन में ही होगा मेरे भाई। किस में होगा, साबुन में ही होगा। ठीक है, चलो आ गई बात समझ में, कैसे होती है सफाई। तुम्हारी और कर दूंगा नालायक सफाई। यहाँ पे क्या होगी, ये मिसेल होगी, ये तुम्हारा कपड़ा होगा, तेल की बूंद इस पे छाई हुई रहती है। तो जैसे ही मतलब मिसेल जाएगी, और मिसेल का ये आयनिक मतलब ये कार्बन वाला सिरा, ये तो जुड़ेगा यूं, और फिर ये हटेगा यूं, है ना। तो फिर जो यहाँ पे क्या होगी, यहाँ से जो सफाई हो जाएगी ना, वो तुम देखोगे बाद में, है ना। चलो, नहीं मार रहा नालायक हो, हरामी हो। लो, तेरी कहाँ पे गया, आजा। गुड। देखो मेरे भाई, यहां तक अपन ने पढ़ लिया है ना, रिवीजन कर लिया है। 2 दिन का चैप्टर और है, तीसरे मतलब अभी अपन को लगेंगे 2 दिन और लगेंगे। 2 दिन में चैप्टर कंप्लीट। तीसरे दिन मैं क्या करूंगा भाई, जो तुम्हारी आईयूपीएससी के लिए मैंने जो एक पन्ना छुड़वाया था ना, मैंने बोला था एक पेज छोड़ना है, एक पन्ना छोड़ना है, मतलब उसमें मैं तुम्हें वो करवाऊंगा। मैंने वो चीज़ तैयार हो चुकी है, मिल चुकी है मुझे। ठीक है, चलो भाई, आज के लिए इतना ही काफ़ी मेरे भाई। थैंक यू ऑल ऑफ यू, टेक केयर, लव यू ऑल मेरे भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, चलो, कोई समस्या है, कोई प्रॉब्लम है तो बताएंगे मेरे भाई, जो हेल्प बनेगी मुझसे मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, सब कुछ करने का मतलब है जो लीगल तरीके से है, जो मुझे अच्छा लगेगा। ऐसा नहीं है कि तुम बोलो गुरुजी आप मतलब पता नहीं उठ पटांग हरकत, अल्लाह को मैं सब समझता हूँ, है ना। चलो कोई बात नहीं, जो भी है। ठीक है, चलो आज के लिए इतना काफी मेरे भाई। थैंक यू ऑल ऑफ यू, टेक केयर, लव यू ऑल। कमेंट कर देना जो कुछ भी दिक्कत है। ठीक है मेरे भाई, चलो ये तुम्हारी फ्लाइंग केस, चलो।